अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान ख़ास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास गौरी। नाज़रीन, आज मेहमान ख़ास में मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता एक अहम सियासी रहनुमा हमारे साथ शरीक हैं। हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं राना अरशद साहब को, जो मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं, MPA भी हैं। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। आज के जो सियासी हालात हैं उनके हवाले से पूछना चाहूँगा कि आपके तजर्बे की रोशनी में क्या कुछ बेहतरी आ रही है? और मैं समझता हूँ कि आज इतने शार्ट वक्त में जो हालात बेहतर हुए हैं, मैं समझता हूँ कि 7-7.5 महीने में IMF के साथ वो इंटरनेशनल MOU जो पिछली दहाई में डिस्टर्ब रहे, और नवाज शरीफ साहब ने तो 2016 में ही IMF को खैरबाद कह दिया था, लेकिन 2017 में एक इंटरनेशनल साजिश के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से फ़र्क कर दिया गया और कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कितने प्राइम मिनिस्टर फारग होते हैं कि वो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेते, नॉट एट ऑल, एक भी नहीं। सब मियाँ साहब से आपकी बात करता हूँ, बड़ा राब्ता रहता है, हम अक्सर आपकी वीडियोस भी देखते हैं जब आप शेयर करते हैं कि मियाँ साहब की कॉल आई है। मियाँ साहब का दिल टूट नहीं गया ये बार बार निकाले जाने पे? नहीं, मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह 1985 के आज़ाद इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत और जुरत और जोबन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में आए हैं और अल्लाह ताला ने उनको चीफ मिनिस्टरशिप दी। फिर हमारा पीओ पार्टी से जोर पड़ता था, फिर 1988 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं और फिर 1990 में 1990 में पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो यंग तरीन हिम्मत और ख़ूबसूरत दुनिया के इंसान थे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 1990 के बाद 2.25 साल बाद उनको निकाल दिया गया। और फिर मैं समझता हूँ कि 12 अक्टूबर 1999 को भी यही था। वो उस दिन आप यकीन करें कि शाहजहाबाद जलसा कर रहे थे मुल्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर, और हमारा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जो मारगला रोड पर मुस्लिम लीग हाउस बना था इस्लामाबाद, वहाँ पर हमारा MSF का कन्वेंशन था। और जब वो 4 बजते हैं 5 बजते हैं, जिस तरह उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, PTV पर हमला कर लिया गया, और 2 तिहाई अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को जो एटमी प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह खालिक थे, तो इस तरह ना हमें अंदाज़ा था, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब को और ना ही कौम को। फिर जला वतन किया गया और झूठे मुकदमात हुए और लंबी चौड़ी उम्र कैद तक सज़ा हुई। और फिर मैं समझता हूँ कि वो तो चलो दुख हमने भूले, लेकिन ये 2017 वाला जो जुल्म है, इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है। 85 रुपये 1 किलो चीनी का रेट था, 50,000 रुपये का 1 तोला जेवर था, और आपकी स्टॉक एक्सचेंज आगे की तरफ जा रही थी। 72 और 65 रुपये पेट्रोल और डीजल था। तो एक लंदन प्लान बनता है जिसमें न्याजी साहब और कादरी साहब और परवेज़ लाई साहब और एक सरकारी मुलाजिम ने बैठ कर तय किया कि नवाज शरीफ को नहीं रहने देना। कि आज नवाज शरीफ की विजन पर अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ साथ हमारे कामयाब मुज़ाकरात हो चुके हैं, और उनका जो स्टाफ लेवल मुज़ाकरात हुए, फिर $7 बिलियन के MOU साइन हो चुके हैं, पहली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। इससे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हुआ है। आज आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 86,000 आपका स्टॉक एक्सचेंज का लेवल अप होना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मूडीज़ और फिच की जो रिपोर्टें हैं इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो रेटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हुई है। और ये हमारी 6-7 महीनों की कोशिश है, और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव साइड पे जाना ये नवाज शरीफ का विजन है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब और पूरी हमारी वफाकी कैबिनेट अमल कर रही है, काम कर रही है। क्योंकि जैसे भी हालात हैं हमने अपना रोल भी प्ले करना है, और हमने मुल्क के 25 करोड़ आवाम को वो जो 2018-25 जुलाई से लेकर 2022 अप्रैल तक जो एक मैं समझता हूँ जमूद मुसल्लत हुआ था, उसको भी तोड़ना है। और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें
کہ آج پاکستان میں ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس کا کنڈکٹ ہونا اور 14 ڈیفرنٹ کنٹریز کے ہیڈز اور ڈیلیگیشن کا آنا، یہ الحمدللہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور موجودہ حکومت پر الحمدللہ اعتماد کا اظہار ہے کہ کہاں ہم بالکل اکیلے ہو چکے تھے پچھلی گورنمنٹ کے دور میں، اور آج الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے اوپر اعتماد بلٹ ہوا ہے۔ چینی پریزیڈنٹ کا الحمدللہ جو 2014 میں پریزیڈنٹ نے آنا تھا نہ آنے دیا گیا وہ حالات، اور آج چینی پرائم منسٹر کا یہاں پر آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش عین حالات ہیں، اور الحمدللہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں مزید تھوڑے سے مشکل فیصلے کرنے ہیں تاکہ ملک کو اقتصادی لحاظ سے ہم بہتر جو ڈائریکشن پر ہم لے کے آئے ہیں وہ جو اچیومنٹس ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ رن صاحب بڑا آپ نے تفصیلی جواب دیا۔ میرا سوال جو آپ سے اس ساری آپ نے بتایا حالات بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، میاں صاحب 3 بار نکالے جانے پر جب آپ کی ان سے بات ہوتی ہے وہ دکھی ہیں یا جوش و جذبہ اسی طرح قائم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھ جیسے ایک پولیٹیکل ورکر کو دکھ ہے اور پاکستان کے ہر فرد کو دکھ ہے تو پھر میاں نواز شریف کا بھی دکھ اور شکوہ بنتا ہے۔ پاکستان کو 28 مئی 1998 کو 4 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر دیے۔ ڈاکٹر مجید نظامی صاحب نوائے وقت میں آج نہیں ہیں، آپ کے والد محترم غوری صاحب کا بڑا ایک رول رہا تھا الحمدللہ، کیونکہ میں خود ایک پولیٹیکل اور نظریاتی ورکر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوائے وقت گروپ اور آپ کے والد صاحب اور ڈاکٹر مجید نظامی صاحب یہ ایک گروپ تھا جو پاکستان کو آگے کی طرف لے کر جانے کے خواہاں رہے تھے، اور نواز شریف صاحب محنت کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کاش اگر آج پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو جو ہمارے حالات ہیں ہماری باؤنڈریز پر، مطلب جو ہمارے مسلم یا نیبر کنٹریز ہیں، افغانستان بالکل ہمارا مسلم بھائی ہے، 40 لاکھ کے قریب ہمارے پاکستان میں بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود بنو والا واقعہ دیکھیں، اس کے بعد درجنوں واقعات ہو چکے ہیں کہ ہمارے افواج پاکستان کے بہادر بیٹوں کو ادھر سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور شہید کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے کرنل محمد علی صاحب شہید ہوتے ہیں جو فیصل آباد سے تھے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا جو دکھ ہے وہ جائز ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھ بھی جائز ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ نہ نکالا جاتا تو حالات مختلف ہوتے۔ مطلب 1993 میں 12 اکتوبر 99 کو، پھر 2017 میں نہ نکالا جاتا، جو یقین کریں آج پاکستان کا کوئی ثانی نہ ہوتا، امریکہ اور چائنا ہمارے پیچھے ہوتا، لیکن آج الحمدللہ پھر بھی شکر ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن جو نواز شریف کو نکالتے نکالتے پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے، جو عوام کا نقصان ہوا ہے، جو عام آدمی کا نقصان ہوا ہے، جو ایک طالب علم کا، ایک ذمہ دار کا، ایک مزدور کا، وہ نقصان واپس نہیں آ سکتا۔ ران صاحب 21 اکتوبر 2023 کو میاں صاحب جو ہیں وہ واپس پاکستان تشریف لائے، مسلم لیگ نون نے نعرہ لگایا پاکستان کو نواز دو۔ جب الیکشن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو پھر پاکستان کو شباز دے دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور سب یہ آپ کے سوال میں بڑا وزن ہے، اور مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر کے لیے بھی یہ بالکل ایک بڑا غور طلب کویسچن ہے کہ جب 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر الحمدللہ لاکھوں افراد تھے، اور پہلا جلسہ تھا پورے پاکستان کا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا تھا، اور وہاں پر نواز شریف صاحب کی تقریر جو تھی وہ بڑی متوازن تھی، اور وہ پیورلی پاکستان کے لیے تھی، پاکستان کے عوام کے ایشوز کے لیے تھی، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں، جو ہمارے ساتھ ہوا سو ہم بھول گئے، ہم سب کے ساتھ مل کر پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا، جو ہمیں توقعات تھیں
کہ पंजाब में हमें वो 125 से 30 सीटें थी और बाकी सूबों से, लेकिन वो मैंडेट हमें नहीं मिला। वो मैंडेट देखे ना, पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान साहब और हमारे मरकज़ी नायब सदर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, खुरम दस्तगीर साहब और दर्जनों लोगों को हरवाया गया, जिसमें एक सीनियर एनालिस्ट की रिपोर्ट जो है अब वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि किस तरह मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के ख़िलाफ़ किसी साइड से दाएं बाएं से इसका मतलब है इलेक्शन शफाफ नहीं हुए? नहीं, मैं समझता हूँ शफाफियत इलेक्शन की अपनी जगह पर, लेकिन जो केस टू केस हैं उसमें बिल्कुल मकामी इंतज़ामिया और कुछ लोगों ने मिलकर जो कुछ किया है वो चीज़ें सामने आई हैं। और मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और राणा सनाउल्लाह साहब ने तो रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक सीनियर एनालिस्ट उमर चीमा साहब और कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग के बाद जो एग्जामिन करने के बाद चीज़ें बताई हैं कि मुस्लिम लीग के दर्जनों एमएनएस को हरवाया गया है। और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की हुकूमत के ग्रेड 16 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और फिर वही आरओ लगे हुए थे, वहाँ पर रिज़ल्ट उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लिए हैं। आप ये देखें ना कि सिंध और बलूचिस्तान में पीटीआई को कुछ नहीं मिलता, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के वहाँ पर थर्ड टाइम उनकी गवर्नमेंट है, और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह रिज़ल्ट को मैनेज किया ये समझ से बालातर है। और उनकी जो भर्ती किए हुए लोग थे ग्रेड 16, 15, 11 के, उन्होंने बिल्कुल वो 45 भी जाली फार्म इस्तेमाल किए हैं और 47 भी जाली इस्तेमाल किए हैं। और बहुत से केस जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और जो इलेक्शन कमीशन के सामने वो चीज़ें आउट हो चुकी हैं और वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब मैंडेट की बात करते हैं तो वो पंजाब में नहीं बात करते, वो अपने मैंडेट की बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कि उनकी सीटें खैबर पख्तूनख्वा में खोई गई हैं और वहाँ पर जालसाजी हुई है। तो इसका जवाब तो बिल्कुल वहाँ की हुकूमत और पीटीआई को देना बनता है। और वो गंडापुरी साहब जो हैं वो मौलाना साहब के सवालों का जवाब नहीं दे सके आज तक, क्योंकि ये चीज़ें हैं और ये हकीकत पर मबनी हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में जिधर पीटीआई वाले जीतते हैं वो कहते हैं जी वेल डन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा है। जहाँ वो लूज़ करते हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ धांधली होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये केस टू केस हैं, हमारे भी तफज़ात अपनी जगह पे है, लेकिन हमने ओवरऑल जो हमें मैंडेट मिला, जो पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट मिला, मियाँ नवाशी साहब, शबाशी साहब, मरियम नवाशी साहबा ने, हमने उनके तमाम मुखालफिन के मैंडेट का एहतराम किया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। और यही वजह है कि जब एनएफसी अवार्ड की मीटिंग्स हों या मैं समझता हूँ कि जो हमारी नेशनल लेवल पर मीटिंग्स होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं और तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो गंडापुरी साहब को हम पूरा इज़्ज़त एहतराम देते हैं और उनको इज़्ज़त भी देते हैं। और उसमें कोई दो राय नहीं कि हम समझते हैं कि जैसे भी हालात हैं हमने सबको साथ लेकर चलना। सब आप फरमा रहे हैं गंडापुर साहब को आप इज्जत देते हैं, वो जब भी जलसा के लिए इजाज़त मांगते हैं उनका शिकवे आप उन्हें मवेशी मंडी की जगह दे देते हैं। वो कोई जानवर थोड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि मवेशी मंडी हो या कोई और मंडी जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जगह देना ही दरकार था। अब मुस्लिम लीग नून का जलसा हो और वो हम कहें कि हमने अनारकली बाज़ार में करना है, तो भाई अनारकली बाज़ार तो जलसों के लिए नहीं है। अगर हम कहेंगे कि हमने मार रोड पे करना है तो उसका भी तरीक़ेकार मौजूद है। हमने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उनको जगह दी जहाँ पर उनकी ट्रांसपोर्टेशन और इजी अप्रोच हो। आप देखें कि जब उनके एहतजाज के तौर पर जो जुलूस आ रहे हैं वो मोटरवे से आ रहे हैं और रावलपिंडी वाले रास्ते से खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर हम उनको शहर में लाहौर में इंटर कर देते
اور ان کو کہتے ہیں آپ موچی دروازہ آ جائیں، آپ ناصر باغ آ جائیں. ہم نے ان کی خواہش پر جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا، ہماری انتظامیہ ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، پوری انتظامیہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر، پی ٹی اے کے وکلا کے ساتھ بیٹھ کر ٹرم اینڈ کنڈیشنیں طے کرنے کے بعد ان کی خواہش پر جگہ کی ایلوکیشن کا فیصلہ ہوا. پولیس ان کی سیفٹی پرپز کے لیے کھڑی تھی، لیکن کوئی آدمی مجھے، ان کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی ٹکٹ ہولڈر، کوئی مجھے کوئی فوٹیج نہیں دے سکتا کہ کسی کو بھی پولیس نے روکا ہو. اب اگر وہاں پر کرسیاں 2500-2600 لگی ہیں تو ہم نے تو نہیں کرسیاں ان کی اٹھائیں. جی رانا صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. بریک کے بعد دوبارہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے رانا ارشد صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر تحریک انصاف کا کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا، آپ انہیں جگہ بھی دے رہے ہیں، تو پھر ہزاروں کنٹینرز کیوں تھے، موبائل سروس کیوں بند تھی؟ رانا صاحب اتنا خوف کس چیز کا ہے؟ اور سب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب روڈ پہ موف آتا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہو، مسلم لیگ نون یا پیو پارٹی کا ہو، اور جب احتجاج کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں سے جو راہگیر گزرتے ہیں، اور کیونکہ موف یا احتجاجی مظاہرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو سب جانتے ہیں، لیکن جو گیدرنگ ہوتی ہے سب کو پہچانتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے سیفٹی پرپز کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، اور جو عام راستے سے گزر رہا ہے ان کی بھی حفاظت کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے ان کی حفاظت کے لیے کیا تھا. اور خدا نخواستہ جب ہم نے پرمیشن دے دی جلسے کی، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے ان کو اوورآل پروٹیکٹ کرنا، اور خدا نخواستہ کوئی وقوع ہو جائے. پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے موبائل بند کیا تھا؟ نہیں، موبائل سروس بھی اپنی جگہ پہ تھی، لیکن موبائل سروس اوورآل بند نہیں تھی. اور اگر آپ کہیں گے کہ کچھ مخصوص جگہ پہ، تو اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا، لیکن کنٹینر سے آنا، اور اگر کوئی روکے تو بالکل میں ذمہ دار ہوں کہ کنٹینر جو لگائے تھے روکنے کے لیے لگائے تھے، نہیں، وہ کنٹینر ان کی حفاظت کے لیے روڈوں پر تھے. کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کنٹینر حفاظت کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے جو بات کی نا، جلسے گاہ میں کوئی کنٹینر نہیں تھا. اگر راستے میں سائڈوں پہ تھے تو وہ روکنے کے لیے نہیں تھے. اور اگر میں آپ کو یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں ذرا کمپیریزن کریں کہ 2019-20 میں جب ہماری لیڈرشپ عدالتوں میں آتی تھی، احتساب کورٹ میں، جب میاں نواشی صاحب آتے تھے، شباشی صاحب، مریم نواشی یا حمزہ صاحب یا رانا ثناء اللہ، تو ایم اے او کالج سے لے کر ناصر باغ تک کنٹینر روڈز پہ لگے ہوتے تھے، اور پھر ڈیفرنٹ جگہوں پر ہوتے تھے. ٹوٹلی روڈوں کو بلاک کر دیا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں آج وہ پوزیشن نہیں، اور یہ پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور آج بھی اگر ہوتی ہے تو مناسب نہیں. جب پرمیشن مل جاتی ہے، ہم نے جلسے گاہ کی اجازت دی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ گنڈا پوری صاحب نے آنا تھا جلسے میں، صبح سے اگر ورکر آ سکتے ہیں 9 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے، تو گنڈا پوری کو کس نے روکا تھا؟ اور انہوں نے خود ٹائمنگ طے کی تھی نا کہ مغرب سے پہلے ہم نے کلوز کرنا ہے، اور انہوں نے لائٹوں کا انتظام بھی نہیں کیا تھا. ہم تو انتظار میں رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اسلام آباد میں پرمیشن دی ہے اس میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں کہ کوئی آئے نہ. ہم اجازت دیتے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں اور دیں گے بھی ان فیوچر بھی. لیکن احتجاجی جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ پر حملہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، راستے سے گاڑیوں کو آگ لگانا، یہ مناسب نہیں، اور نہ ہی یہ کسی پارٹی کے ورکر کو یا عہدیداروں کو زیب دیتا اور نہ ہی قانون اجازت دیتا. صاحب آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہے، ماشاءاللہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے. پنجاب حکومت کچھ زیادہ نہیں ڈری ہوئی؟ ادھر وہ اعلان کرتے ہیں، ادھر آپ رستے بند، نیٹ بند، ہر چیز بند. یہ سیاسی آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا نا ایک تھوڑی سچی بات کریں. بڑا خوف زدہ ایک مجھے گزرا بھی نظر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ الحمدللہ، ہم اپنی یہ بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ 15 کروڑ کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. ہم نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے.
آپ یقین کریں گے ان 7 ساڑھے 7 مہینوں میں ہم نے الحمدللہ کوئی 65 کے قریب نئے پروگرام، نئی چیزیں الحمدللہ لانچ کی ہیں عملی طور پر۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کسان ہے تو ہم نے ان کو گرین ٹریکٹر دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے کسان کارڈ بنایا ہے تو وہ پیسے مل رہے ہیں، زبانی نہیں، 30,000 فی ایکڑ، 1 ایکڑ سے لے کر 12 ڈرے ہوئے ایکڑ نہیں تک۔ ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم نہ ڈرے ہیں نہ ہم ڈرتے ہیں۔ جب ہم جیلوں سے نہیں ڈرے، جب ہم ڈنڈے کھانے سے نہیں ڈرے، ہم مقدمات سے نہیں ڈرے، تو آج ہم ڈرے نہیں ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ اگر آج نبینہ افراد نے بھی آنا ہے اسمبلی کے باہر یا چیف منسٹر اس کے بعد، ہم نے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ آج اگر اپوزیشن ہے، آج ٹیچر ہیں، الحمدللہ ہم معاملات کو ہینڈل بھی کرتے ہیں اور اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ لیکن ہمارا کمپیریزن کیا جائے خیبر پختونخوا سے کہ 7 مہینوں میں کوئی 2 منصوبے مجھے بتا دیں کہ جس کی انہوں نے نیگوریشن کی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ محمد نواز صاحب کی گائیڈ لائن میں اور پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈ لائن میں جس طرح دن رات یقین کریں گے کام کرتی ہیں، 16 سے 17 گھنٹے کام کرتی ہیں ایک خاتون ہونے کے باوجود۔ اور ہمارا کمپیریزن کیا جائے عثمان بزدار سے کہ جو ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے، نہ اس کا تجربہ، اور فرسٹ ٹائم وہ MP بنا، اس کو پنجاب ہینڈ اوور کر دیا، اور آج 3 سال تک وہ کہتا رہا کہ میں ابھی انڈر ٹریننگ ہوں۔ بھی اس کے انڈر ٹریننگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جب ساہیوال میں معصوم بچوں کے سامنے ان کے باپ اور والدہ کو قتل کر دیا تھا پولیس نے ایک پولیس مقابلہ بنا کر، تو یقین کریں گے اسی دن ساہیوال کے ہاسپٹل میں ان کی ڈیڈ باڈیاں پڑی تھی، اور عثمان بزدار پھولوں کا گلدستہ لے کے نا ان کے بچوں کی تیمارداری کے لیے چلا گیا تھا۔ مطلب اس کا سینس کا لیول یہ تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ AC DC اور ڈسٹرکٹ آفیسرز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے سرے عام پیسے چلتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج چیف منسٹر 3 کا پینل ہے، 4 کا پینل ہے، اور جو ٹیلنٹ اور تجربے کی بنا پر جو آفیسر الحمدللہ ڈیلیور کرتا ہے اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے۔ اس کا تعلق سیاسی طور پر کسی بھی پارٹی سے ہو، بلکہ یہ ہمارے MPs کو گلے شکوے ہیں کہ ہمارے کہنے پر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی، اور بالکل نہیں ہوتی، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے جو زرعی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے فارغ التحصیل طلباء ہے، مریم نواز صاحبہ فیصل آباد گئے ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ جو طلباء فارغ ہو چکے ہیں ان کو 60,000 فوری طور پر انٹرنشپ کے نام پر الحمدللہ ہم نے دے کر ان کو بزی کیا ہے، تاکہ وہ بچے پڑھنے کے بعد قوم ان سے مستفید ہو سکے۔ صاحب یہ جو منصوبے آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کر رہی ہے، یقینی طور پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اعلان بھی ہو رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا عوام جو ہے وہ نون لیگ کی اس جو کاوشیں ہیں ان کو سمجھ رہی ہے؟ کیونکہ جب بجلی کا بل کسی عام آدمی کے گھر آتا ہے تو یقین کریں وہ سارے آپ کے منصوبے بھول جاتا ہے، نہ اس کو سولر نظر آتا ہے، نہ اس کو لیپ ٹاپ نظر آتا ہے، نہ اس کو سڑک نظر آتی ہے۔ تو یہ آپ کی ساری کیتی کرائی پہ پانی نہیں پھر رہا؟ غور صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات یاد کرا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو IPPs کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں، یہ اکیلی مسلم لیگ نون نہیں، یہ پاکستان کی ہسٹری میں تمام پارٹیز جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ وقت اور موقع کے مطابق ان کو پرمیشن دیتے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہماری گورنمنٹ 6 جون 2013 کو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے تو 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، پنجاب نہیں پورے پاکستان میں۔ سب کی ایک خواہش تھی کہ بجلی پیدا ہو، تو الحمدللہ پھر میاں نواز شریف صاحب نے بھکی پاور اسٹیشن اور قصور ہیڈ بلو کی جنگ میں حویلیاں بہادر شاہ، یہ تینوں منصوبے جو تھے یہ LNG سے لگے ہیں 1230 میگا واٹ کے، اور جو ساہیوال والا ہے وہ 1260 کا کوئلے سے لگا تھا۔ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے، اور وہ جو IPPs کے ٹرم اینڈ کنڈیشن تھے وہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہیں، وہ ہم نے قانونی بنایا۔ لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ، جب میاں نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کی ہے ہماری، انہوں نے ڈائریکشن دی ہے 5 IPPs کے ساتھ ہم نے بالکل ایگریمنٹ ختم کر دیے ہیں۔ یہ عوام کو ریلیف ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف تو ہم نے
लेकिन अब 50 अरब सिर्फ पंजाब के सूबे ने 2 दिया। महीने का रिलीफ, वो भी 1 महीने चला। मैं अब समझता हूं- अगली गर्मियों में कुछ बताएं, जब अगली गर्मियां आएंगी, बिल आएंगे लाखों के, 50,000 के, हज़ारों के, तब कोई रिलीफ मिलेगा? मैं समझता हूं कि रिलीफ का आगाज हो चुका है। हो चुका है। जब अवाम 107 तसल्ली रखें। जी अल्हम्दुलिल्लाह 107 में से 5 आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट हमने सस्पेंड कर दिए हैं बामी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये नहीं है कि हमने एग्रीमेंट ख़त्म किया और वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए, जैसे वो रैकोडेक वाला केस बलूचिस्तान वाला है कि कितनी प्लेंटी पड़ गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अगर 50 अरब चीफ मिनिस्टर ने अपने जो महकमों के अखराजात थे या डेवलपमेंट थी उसका कट लगा कर ये रिलीफ देखा ना 2 महीने का तो जो 500 यूनिट तक था, हमने क्रॉस दी बोर्ड जिनका तल्लक किसी भी पार्टी से था उनको रिलीफ दिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा वाले भी तो रिलीफ दे सकते थे, एक लेकिन किसी ने नहीं दिया। मुखालफिन एक ये भी इतराज़ करते हैं कि अगर पंजाब में नून लीग को वज़ीर आला मिला है तो वो भी नवाज शरीफ की बेटी, क्या और कोई आपके पास कोई सियासतदान नहीं है, कोई और सीनियर ऐसा रहनुमा नहीं है जिसको पंजाब की वज़ारती आला पे बिठाया जाता? मैं समझता हूँ कि अगर आप देखेंगे पंजाब के अंदर तो मरियम नवाशी साहबा ने आया जेलें नहीं काटी, मरियम नवाशी ने सज़ाएँ नहीं भुगती। एक औरत होने के नाते 2 दफ़ा 7 साढ़े 7 महीने जेल काटी, फिर जिस तरह उनको नाअहल कर दिया गया उस वक्त। सब जेलें तो आपने भी काटी हैं। नहीं, मैं समझता हूँ आप क्यों नहीं वज़ीर आला मरियम पंजाब? नवाज शरीफ ने डिलीवर किया है। आप आप देखना डिलीवर ना करते? नहीं, मैं समझता हूँ आपकी बात बजाय, लेकिन बन जाना जो है वो मैटर नहीं करता। उस्मान बज़दार भी चीफ मिनिस्टर बना था, परवेज़ इलाही साहब भी बने थे, लेकिन पार्टी को और पार्लियामेंटेरियन को साथ चलाना असल बात होती है। आज मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी मुत्तहद है, मुत्तफ़िक़ है, इकट्ठे हैं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ ने मुझसे या 99% कारकुनों से ज़्यादा जेलें बर्दाश्त की हैं और वो घबराई नहीं है। आप देखें कि नवाज शरीफ गिरफ़्तार हैं, सरसद अस्पताल में हैं, और उससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा उनको मिलने जाती हैं हॉस्पिटल में, तो बाप के सामने बेटी को गिरफ़्तार किया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है। इससे पहले मैं समझता हूँ कि हमारी वो पार्टी से मुखालफतें थीं, लेकिन इस तरह ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ नहीं होती थी। और मरियम नवाज शरीफ साहबा को घर से भी गिरफ़्तार किया जा सकता था, रास्ते से भी गिरफ़्तार किया जाता था। वो तो सारी दुनिया ने देखा जब नैब बुला के मरियम साहबा को और जेल में गिरफ़्तार किया गया। और मरियम नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं और चारों सूबों में से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब आगे जा रहा है। आप देखें ना कि हिम्मत कार्ड का मतलब ये है कि एक मजदूर शख्स अपने घर में है और वह मजदूर है, उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उसका हमने कार्ड बना दिया है, उसके घर में पैसे जाएंगे, उसको व्हील चेयर जाएगी। बड़ा अच्छा इक़दाम है हिम्मत कार्ड। हिम्मत से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मियाँ साहब जो हैं सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, सियासी तौर पे वो पार्टी को गाइडलाइन दे रहे हैं। मियाँ साहब अब दोबारा हिम्मत दिखाएंगे वज़ीर आज़म बनने की, या बतौर बस सियासी एक रहनुमा के बस अपनी एक मशवरे देते रहेंगे सियासी? मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का करम और शुक्र है कि मोहम्मद नवाशी को ख़त्म करने वाले ख़ुद ख़त्म हो गए हैं। नवाशी को अल्लाह ने सब्र, हिम्मत और जुर्रत दी है। कहाँ नून और शीन की बात होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के होते हुए और नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ शबाशी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भी उनको अपना कायद मानते हैं। पूरी पार्टी उनकी वज़ीर आज़म बनने का कुछ चांस है आगे इलेक्शनों में, या वो कहते हैं कि नहीं अब बस मरियम नवाज शरीफ अगर वज़ीर आला हैं या शबाशी साहब वज़ीर आज़म हैं, तो ये मोहम्मद नवाज शरीफ का ही मैंडेट है और ये उनका ही अख्तियार है, वो किसी को बना सकते हैं। हमज़ा शहबाज थे चीफ मिनिस्टर, आज वो हमारी MNA हैं, मरकज़ी नायब सदर हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे स्पीकर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान साहब हैं, वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और नायब सदर हैं मुस्लिम लीग पंजाब के, जैसे मैं नायब सदर हूँ, उन्होंने काम किया, आज उनको सीट मिली है। हमारे आप देखें जो सूबाई मिनिस्टर हैं या वफाकी मिनिस्टर हैं जो पार्टी के साथ लगे रहे हैं, आप देखें असाक डार साहब रिश्तेदार होना अलहदा बात है, लेकिन डिलीवर करना, काम करना, और वो काम करते हैं। उनको आज देखें ना, अगर राना सनाउल्लाह साहब फेडरल मिनिस्टर हैं या पंजाब के नायब सदर हैं, तो उन्होंने जेलें बर्दाश्त की हैं और उनके ऊपर जिस तरह केस बना दिया था 16 किलो हीरन और उसकी सज़ाए मौत थी, लेकिन नवाज शरीफ का साथ सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक हूँ, राना तनवीर साहब, वो हिम्मत और जुर्रत के साथ दे रहे हैं। आज हम मेहनत कर रहे हैं
और मेहनत करने का हमें ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि बैंगन आलू प्याज के रेट का हमसे क्या तल्लक, नहीं, हमसे तल्लक है। आज आप देखें आलू 80 से 90 रुपए किलो हैं, आज प्याज जो है 100 रुपये, 120 और 140 रुपये क्वालिटी नंबर 1 का प्याज किलो मार्केट में है। आज जो टमाटर है वो 90 से 110 रुपये का रेट है। भिंडी तोरी जो है वो 130 से 140 तक रेट है। गोभी जो है वो 70 से 80 रुपये उसका रेट आपने है। सारे रेट याद नहीं, किए हैं मैं वैसे। समझता हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं हल्के में होता हूँ, क्योंकि मैं अगर पंजाब का नायब सदर हूँ पार्टी का, तो मैं अपने ज़िला ननकाने का भी पार्टी का सदर हूँ और अपने हल्के में जाता हूँ और मैं 3-4 दिन वर्कर्स के साथ होता हूँ। हमारा जिला मरना वर्कर के साथ है। काम होते हैं लेकिन असल काम जो होता है कि अपने वर्कर्स और पब्लिक को मिलना, पब्लिक से अटैचमेंट जो है, यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा असासा है। और मैं समझता हूँ पॉजिटिव सेंस में नवाज शरीफ साहब ने हमें हमेशा डायरेक्शन दी है कि हमने मुखालफिन पर सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी तरीके से भी कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज नहीं कहने, जो हमारे ऊपर हमले होते हैं हम उनका उस ज़ुबान में जवाब नहीं देते। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आजकल जो सियासी हालात हैं उसमें फिर आपके मुताबिक बेहतरी आने वाली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरी आ रही है और मज़ीद आएगी इंशाअल्लाह। चलें। अच्छा राना साहब, सियासी बातें तो हो गई, मुझे बताएं जब आपको फ्री का टाइम मिलता है तब क्या मशागिल हैं आपके? बस यकीन करेंगे कि मैं तो हल्के से अटैच होता हूँ और जो मुस्लिम लीग के वर्कर्स होते हैं उनसे अटैचमेंट होती है। और ना मैंने कभी कोई फिल्म देखी है, ना कभी ड्रामा देखा है, और बस सियासत में ही सारी फिल्में ड्रामे देख लेते हैं आप? जी ऐसे ही है कि बस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि 5 नमाज़ें पढ़नी होती हैं। माशाल्लाह। वो आगे पीछे तो हो सकती हैं, लेट हो सकती हैं, लेकिन पढ़नी ज़रूर होती हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम और शुक्र है। और मैं समझता हूँ कि जब मैंने पहला उम्रा किया है 2003 में, तो मैंने उम्रा किया, उसके बाद क़ायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने गया, तो फिर अल्लाह ताला ने करम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अल्लाह ताला के घर और रोज़ा रसूल सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी देते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम और शुक्र है। और मैं समझता हूँ कि 4 दफ़ा मेरा मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनना और फिर 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर सूबाई असम्बली बनना। 2008 में मैं 4 महकमों में इंफॉर्मेशन, कल्चर, टूरिज़म, स्पोर्ट्स का पार्लियामानी सेक्रेटरी था और चीफ मिनिस्टर के पास था मिनिस्टर का ओहदा। और फिर 2013 की कैबिनेट में मैं एज ए चीफ व्हिप पंजाब असम्बली और स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम काम करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मेरे वालिदैन की दुआएं थीं और मियां नवाज शरीफ साहब का मुझ जैसे कारकुन के साथ मोहब्बत का एक रिश्ता है। राना साहब, ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार वक्त हो, जो अब भी जब आपको याद आता हो तो आप इमोशनल हो जाते हैं? मैं समझता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को 12 अक्टूबर 1999 को गिरफ़्तार किया गया था, वो एक ऐसा समा था कि हमारे वहमो गुमान में नहीं था। और हम पॉलिटिकल लोग होते हैं, हम तमाम हालात के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सडनली कि एक प्राइम मिनिस्टर को के साथ जो रवैया या सलूक जो हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो गमी के लम्हात थे, लेकिन फिर मेरे लिए कि मियां नवाज शरीफ साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि मैंने तमाम कुछ भुला दिया जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं अपनी आवाम के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब उनको ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया और फिर जब उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, तो
तो हम एयरपोर्ट पे थे, फिर हम जाती उम्रा थे, उनका नमाज जनाजा पढ़ा, लेकिन नवाशी साहब जनाजे में नहीं थे। और वो वक़्त हमें नहीं भूलता। क्या आते हैं जो मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ में आपको एक जैसी दिखाई देती हैं? मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाशी साहब बतौर लीडर, जो शबाशी साहब का यकीन करेंगे, मैं वज़ू में हूँ, शबाशी साहब उनकी इज़्ज़त अपने वालिद की तरह करते हैं और वालिद का दर्जा देते हैं, बल्कि डबल, कि वालिद का दर्जा और इज़्ज़त भी देते हैं और पार्टी लीडर का भी दर्जा देते हैं। और शबाशी साहब कभी ऊंची आवाज़ या नवाशी साहब की बात से कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया। और मरीम नवाशी साहबा, मैं समझता हूँ कि एक ख़ातून होने के नाते अपने वालिद की फरमाबरदारी और अपने वालिद की जो लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है उसको फॉलो करती हैं। और मैं समझता हूँ कि एक हिम्मत और जुर्रत, जिस तरह नवाशी साहब सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, कहाँ उनकी बीवी मौत व हयात की कशमकश में थी लंदन, और वो बेटी की उंगली पकड़कर मियाँ जेल नवाज शरीफ गिरफ्तारी के देने आ बाद गए। अगर क्राउड पुलर आप कहेंगे तो किसको कहेंगे? मैं समझता हूँ कि नवाशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों की धड़कन हैं, और उनके बाद मरीम नवाशी साहबा अपनी हिम्मत, जुर्रत और साबित कदमी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह गैदरिंग को कलेक्ट करना और आवाम के लिए अट्रैक्शन पैदा करना, और वो मरीम नवाशी साहबा हैं। बाकी भी सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, शबाशी साहब, हमजा साहब, सब, लेकिन मरीम नवाशी साहबा का एक अपना स्टाइल है कि वो जिस तरह गरीबों से मोहब्बत करती है, वो ख़वातीन की नुमाइंदगी करती है, वो एक मज़दूर की नुमाइंदगी करती हैं, वो एक तालिब इल्म की नुमाइंदगी करते हैं, जो उनमें एक दुख और दर्द है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम मरीम नवाशी साहबा को पसंद करती है। आने वाले वक्त में मरीम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकती हैं? मैं समझता हूँ कि ये वक्त पर डिपेंड करता है और मोहम्मद नवाशी साहब की सिलेक्शन पर डिपेंड है कि आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाशी साहब जो हैं, फ़ैसला उनका है, लेकिन शबाशी साहब, सलाहियतें मौजूद हैं मरीम साहबा में? जी बिल्कुल, उनके पास सलाहियतें भी हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी साबित कदमी, हिम्मत और जुर्रत से ये तमाम चीज़ें मनवा चुकी हैं। और क्योंकि जो उनकी ग्रूमिंग है वो नवाज़ शरीफ की गोद में हुई है, नवाज़ शरीफ के घर में हुई है, इसलिए वो तमाम वियन, वो तमाम फ़हम फ़रास्त जो नवाज़ शरीफ में है वो मरीम नवाशी साहबा में भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मरीम नवाशी साहबा अपने वालिद के बाद अपने अंकल शबाशी साहब का भी उसी तरह एहतराम करती हैं जैसे वो अपने वालिद का एहतराम करती हैं। और ये नवाशी साहब का अख्तियार है, लेकिन ऑप्शन जो है वो शबाशी साहब का पहले है और फिर उनके बाद मरीम नवाशी साहब है। जी। साहब, आप MPA बने, फिर आपका नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट से बहाल कराया, ये क्या कहानी है? आप MPA कभी बन जाते हैं, कभी उतर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के शाहकोट वारबर्टन PP 133 ने मुझे पर इत्माद किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नोटिफिकेशन हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और फिर 1.5-2 महीनों के बाद अपोनेंट्स ने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाकर कोर्ट में चले गए, और फिर ऑनरेबल जज साहब ने मेरिट पर फैसला नहीं किया, उन्होंने तो इन्हें अदालत ना लगवा देना, हम पे भी, उन्होंने टेक्निकल बेस पर जो मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें पाकिस्तान के मुताबिक मेरा हक़ था अपीलेट कोर्ट, मैं DB में गया लाहौर हाई कोर्ट में, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईन पाकिस्तान के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक जो फ़ैसला हुआ, मैं समझता हूँ कि 3 ऑनरेबल जजेज़ ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया और मेरा नोटिफिकेशन बहाल हुआ, और फर्स्ट टाइम मेरे ही नोटिफिकेशन था। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि 45,000 वोट लोगों ने मुझे दिए हैं, और अल्लाह ताला से यही मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने हलके की आवाम और अपनी मखलूक, अल्लाह ताला मुझे खिदमत करने की हिम्मत और तौफीक दे।
मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर पंजाब का नायब सदर हूँ तो ये नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, ये मरियम नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह का मेरे ऊपर इत्मीनान का इजहार है कि मैं समझता हूँ कि अच्छे वक्त में तो बहुत से लोग साथ होते हैं, लेकिन असल बात वो होती है कि जब लीडर या पार्टी मुश्किल में हो तो मुश्किल तरीन वक्त में साथ खड़ा होना असल जो है कारकुन का हुस्न और नखार होता है। मौलाना फजलुर रहमान क्यों नाराज़ हो जाते हैं बार बार आपसे? मौलाना साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े प्यारे बुज़ुर्ग हैं जी, और वो आप देखें ना, एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद होता था और फिर तमाम मजहबी पार्टियों का एक इत्तेहाद था, तो फिर वो आस्ता आस्ता आते आते फिर डिफरेंट औकात में मौलाना साहब फर्स्ट टाइम तो जब 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाना चाहते थे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं PTI को मौका दें, तो उस वक्त भी नाराज़ हुए। फिर 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में जो हमारे साथ हुआ RTM सिस्टम के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार थे, मरियम नवाज शरीफ गिरफ़्तार थी, और जिस तरह एक साबका जज साकिब निसार साहब मौलाना को सदर क्यों नहीं बना देते आप मुल्क का? मैं समझता हूँ वो बन नहीं सकते, क्या वजह? मौलाना साहब बिल्कुल PDM का सदर मौलाना को आप बना देते हैं, जब मुल्क के सदर की बारी आती है तो फिर पूरा जरदारी साहब के नाम निकल आता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद मेरी ख्वाहिश तो थी मौलाना साहब बन जाते, लेकिन हालात और वक्त का जो तकाजा था, आप देखें ना कि अगर हमारे 70-75 MNA आपकी पार्टी के और लोगों की भी ख्वाहिश थी कि मौलाना बन जाए, कि बस आपकी थी? नहीं, हम ये समझते थे कि जो असल रिजल्ट्स हैं, अब 55 के करीब MNA पीपल पार्टी से थे और 70 से के करीब हमारे थे। हमारी तो ये ख्वाहिश थी, बल्कि हमारी ये हसरत थी अगर पूरी हो जाती कि पीपल पार्टी PTI से मिलकर मरकज़ की फेडरल गवर्नमेंट बना लेते, और इनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन क्योंकि जो कासिम के पापा हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है, देखो ना, वो प्राइम मिनिस्टर अगर अदम इत्मीनान होता है आइन के मुताबिक, देखो ना, अगर PTI के साथ MKM, अख्तर मैंगल, जैन बुगटी और काफलिक थी तो वो प्राइम मिनिस्टर थे तो ठीक था, वो उनको छोड़ गए हैं तो वो ठीक नहीं था। और 10 अप्रैल 2022 को जिस तरह नियाज़ी साहब ने समरी मूव की और फौरी तौर पर कौमी असम्बली और प्रेसिडेंट साहब ने वो साइन किए असम्बली को तोड़ने का, ये एक तारीख में ब्लैक डे था। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद आप देखें कि फजलुर रहमान साहब जो हैं, हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन काश वो पार्टी और खान साहब मरकज़ की गवर्नमेंट ले लेते, लेकिन नहीं ली। जब मुश्किल तरीन हालात थे तो फिर हमने तो दुखी दिल के साथ ये सब कुछ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी भी दी है कि नवाज शरीफ के विजन के साथ आगे बढ़े हैं। आज मुल्क के हालात अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिसादी लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये शंघाई कॉन्फ्रेंस का होना छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप देखें कि 27 साल के बाद यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आना, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर और फिर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, रूस के प्रेसिडेंट, ये सब जो है ना, ये नवाज शरीफ पर ही हकीकत में इत्मीनान का इजहार है, इस गवर्नमेंट पर है। अभी हमें मेहनत करनी है। वाली बात, हमने आवाम को रिलीफ देना है, पेट्रोल को मज़ीद हमने सस्ता करना है, बिजली को सस्ता करना है, और आम तालिब इल्म जो पंजाब के अंदर है हमने उसको लैपटॉप भी देना है, टैलेंट की बुना पर हमने उनको आला तलीम देनी है। हमने एजुकेटर्स जो शहबाज शरीफ ने भर्ती किए थे, अब हमने दोबारा भर्ती करने का फ़ैसला किया। हमने लैपटॉप स्कीम का दोबारा इजरा कर दिया, हमने तकरीरी और तहरीरी मुकाबला जात का अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इजरा कर दिया। सब आप क्या समझते हैं, आइंदा आम इंतखाबात नून लीग किसके खिलाफ लड़ेगी? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुखालिफ जो होते हैं, कौन है मुखालिफ? उनको आसान नहीं समझना चाहिए। कौन है मुखालिफ? और मैं समझता हूँ कि अगर PTI MKM की तरह मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम ना हो गई तो बिल्कुल हमारा मुकाबला उनसे होगा। पीपल्स पार्टी से नहीं होगा? नहीं, देखो ना, डिफरेंट है। पंजाब के अंदर हमारा मुखालफीन कहते हैं कि आप जब हुकूमत में नहीं होते एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जब हुकूमत बनाने का वक्त आता है तो मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। ये गौर साहब बिल्कुल खान साहब कहते थे अंदर से एक ही हैं दोनों। नहीं, ये अंदर से एक हैं। गौर साहब, आप जो आपकी पॉइंट में बड़ा वजन है, आप हकीकत बयान कर रहे हैं। बिल्कुल हम एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, ये हमारे देने बनते हैं। वो PDM वाली गवर्नमेंट हो या मैं समझता हूँ कि 2008 वाली गवर्नमेंट हमारी और पीपल पार्टी की हो, हमने इलेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट
कंटेस्ट करते हैं। और हुकूमत मिलके पीपल बनाते हैं। पार्टी का मंशूर अलहदा है, मुस्लिम लीग नून का अलहदा है, लेकिन हमने जो मसाक जमहूरियत किया था इसीलिए किया था 90, 93 और उसके बाद 97 और फिर 12 अक्टूबर 2 दफ़ा हमारी गवर्नमेंट गई, 2 दफ़ा उनकी गई, लेकिन हमने सीखा था। आज न्याजी का प्रॉब्लम ये है कि वह कहता है कि मैंने किसी जमहूरी पार्टी से बैठकर बातचीत नहीं करनी। कहाँ वो मौलाना साहब के मतलब क्या पेट्रोल डीजल, आप कब क्या गए हैं अडयाला जेल बात करने? गए हैं आप में से कोई गया? नहीं, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कौन से इल्ज़ामात नहीं लगाते थे और आज वो उनसे बड़े मिलने के लिए तरसते हैं और फिर उनके पीछे जमात भी अदा करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं। तो मुझे खुशी मौलाना होती है। आपको टफ टाइम तो दे रहे हैं ना, नहीं, ये मौलाना साहब का हक बनता आपने है। सदर नहीं बनाया तो वो भी बदला तो ले रहे हैं मैं आपसे। समझता हूँ कि मौलाना साहब अल्लाह बेहतर करेगा, उनका सियासत में बड़ा मकाम है और काश अगर पीपल पार्टी से हमारे डायलाग ना कंप्लीट हो चुके होते तो बलूचिस्तान वाले मामले में जो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उनका डेलीगेशन आया था वो हम बिल्कुल इस हक में थे कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है JUIF दी जाए, लेकिन वो वक्त गुजर गया था। और मैं बलूचिस्तान की, हाँ बलूचिस्तान की भी, और लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि ऑप्शन मौजूद हैं, गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मौलाना साहब की गाइडलाइन से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि चंद दिन जिस तरह वो ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं रायवंड, वो आए हैं, जरदाई साहब आए हैं, बिलावल साहब आए हैं और वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिले हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ बड़े खुले और प्यारा सा दिल रखते हैं, सबको दिल के साथ लगाते हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त भी करते हैं और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े बड़े सदमे सह जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को। हमजा शहबाज कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमजा शहबाज साहब बिल्कुल अपने दफ्तर में बैठते हैं, 180H मॉडल टाउन वो बैठते हैं रूटीन में। हमारे MPs MNA हमारे टिकट होल्डर वहाँ उनसे मिलते भी हैं, उनका एक रोल है। आप देखें ना जी, मियाँ शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं तो ज़ाहिर है मियाँ शहबाज साहब के होते हुए हमजा साहब का रोल लिमिटेड हो जाता है। और उसके बाद पंजाब में मरीम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर हैं, जब उनके वालिद साहब और उनकी सिस्टर रोल प्ले कर रहे हैं तो हकीकत में नवाज साहब का जो थिंक टैंक है उसमें हमजा साहब, सलमान शहबाज साहब, उनका बड़ा एक रोल है। और जो गाइडलाइन मियाँ नवाज साहब देते हैं वो हमारी जो पार्टी की एक CWC है तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, जो वो फैसले होते हैं उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है और हमजा शहबाज साहब का उसमें बड़ा रोल है। जैसे राना सनाउल्लाह खान साहब हैं, असाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसफ साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं और राना तनवीर साहब हैं, एहसन इकबाल साहब, ये 8-10 लोग जो हैं ये बैठकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि इन बुरे हालात के बावजूद और पहले साल में और 6-7 महीने में जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान गवर्नमेंट पर अवाम का इत्मीनान अपनी जगह पर, इंटरनेशनल लेवल पर खारजा पॉलिसीज़ जो हमारी पॉजिटिव हैं वो हकीकत में नवाज शरीफ पर ही सबका इत्मीनान का इज़हार है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मेहमान ख़ास में हमने राना अरशद साहब से बड़े सख्त सवाल किए और उन्होंने बड़ी तसल्ली से तफसीली जवाब भी दिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।